Good evening, students. So, this is the seventh part of our special lecture series on Rajasthan APO 2026, and in this lecture, we are going to conclude our discussion upon the Probation of Offenders Act 1958. तो इससे पहले हमें लगभग 6 लेक्चर लग गए BNSS का जो प्रीलिम्स का पार्ट है उसको कंप्लीट करने में. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, BNSS जो है वो सबसे बड़ा लॉ है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है कंपेयर टू एनी अदर क्रिमिनल लेजिस्लेशन. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको इतना कंप्लीट करने में टाइम तो लगने ही वाला था. अब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूं. ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारे मैं आपको बता दूंगा. जो भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी एग्जामिनेशन के लिए वो मैं आपको बता दूंगा. अलॉन्ग विद दैट जो भी सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, एंड जो ये पर्टिकुलर लेक्चर है ये आपके लिए सफिशिएंट होगा प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी. ठीक है, अगर बस आप बैरेट की लैंग्वेज को समझ गए, अगर बैरेट की लैंग्वेज पे आपका अच्छा कमांड आ गया, जो इस पर्टिकुलर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 की जो लैंग्वेज है, अगर बस आप वही समझ लिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस. ठीक है, BNS एंड BSA जो मेजर क्रिमिनल लॉज हैं वहाँ पर आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है, बट जो माइनर लॉज हैं वहाँ पे बस अगर आपको बैरेट की लैंग्वेज पता है और आप जो छोटे मोटे प्रोविजंस उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है. ठीक है, क्योंकि चाहे कोई भी पेपर हो लॉ के रिलेटेड, उसमें बैरेट से बाहर सवाल नहीं बनते हैं. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं डिस्कशन को. एंड हाँ, अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं इसके नोट्स मैं पैरेलली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताते रहूँगा, उसको नोट करते रहिएगा. एंड जितनी ज़्यादा बार आप इस पर्टिकुलर एक्ट को रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करते रहिएगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं. हमारे एक्ट का नाम है द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958. इट इज़ एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958. अब इससे पहले हम इस पर्टिकुलर लेगिस्लेशन की लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करें, मेरा पहले आपसे एक सवाल है. सवाल ये है कि प्रोबेशन का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेशन. देखिए, अगर आसान शब्दों में हम प्रोबेशन वर्ड का मतलब समझने का प्रयास करें तो प्रोबेशन एक प्रकार का टाइम फ्रेम होता है. ठीक है, एक प्रकार का टाइम पीरियड होता है. क्या टाइम पीरियड होता है मैं आपको बताता हूं. मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसके अगेंस्ट में ये एलिगेशन लगा कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है. अब एलिगेशन लगा कि उसने ऑफेंस कमिट किया है तो क्या होगा, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट सबमिट की जाएगी, देन इंक्वायरी, देन ट्रायल. ठीक है, एंड ये सारे प्रोसीजर से गुजरने के बाद जिस इंडिविजुअल के अगेंस्ट में एलिगेशन लगा था, चार्जेस फ्रेम हुए थे, इफ ही वॉज फाउंड गिल्टी, ठीक है, मतलब ऐसा मान लिया गया, ऐसा हम लाइक द कोर्ट फाउंड आउट दैट द पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस. तो यहां पर हमने कोर्ट को ऑप्शन दिया है कि रेदर देन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इम्प्रिजनमेंट ग्रांट करने के बजाय आप प्रोबेशन पे छोड़ दीजिए. अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, व्हाट इज प्रोबेशन. देखिए, प्रोबेशन एक टाइम पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए आपको रिलीज कर दिया जाता है. ठीक है, लाइक जैसे जब हम लोग बात करते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की, तो सेक्शन 4 कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को एट मैक्स 3 साल के प्रोबेशन पे रख सकते हैं. 3 साल के प्रोबेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि किसी कन्विक्टेड ऑफेंडर को हम लोग फ्री छोड़ देंगे. ठीक है, और वो कम्युनिटी में या सोसाइटी में फ्रीली रहेगा. ठीक है, लेकिन जब वो कम्युनिटी या सोसाइटी में फ्रीली रह रहा होगा तो वहां पर उसके ऊपर सुपरविजन रहेगा. ठीक है, उस पर बहुत नज़र रखी जाएगी. नज़र इस चीज़ की रखी जाएगी कि जितने टाइम के लिए हम उसको प्रोबेशन में रख रहे हैं, क्या इस बीच वो गुड बिहेवियर मेंटेन कर रहा है कि नहीं, या फिर वो पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं. इज दैट क्लियर. तो प्रोबेशन का मतलब क्या होता है कि कोर्ट किसी इंडिविजुअल को कन्विक्ट करने के बाद उसको फ्री छोड़ देती है कि तुम जाओ सोसाइटी में रहो, लेकिन फ्री छोड़ते हुए वो उसके ऊपर सुपरविजन का ऑर्डर पास कर देती है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर आपको सुपरविजन रखना है. सुपरविजन रखने का पर्पस यहां पर यह है कि जो भी टाइम पीरियड कोर्ट ने डिसाइड किया है सुपरविजन का,
उस बीच में वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको जिसको कहा गया है कि आपको नज़र रखना है, वो ये ध्यान रखेगा कि जिस इंडिविजुअल के ऊपर उसको नज़र रखना है वो कोई ऑफेंस कमिट ना करे। और अगर जितने भी टाइम पीरियड के लिए कोर्ट ने उस इंडिविजुअल को प्रोबेशन में रहने का ऑर्डर किया है, उतने टाइम पीरियड में अगर वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है तो क्या होगा, जैसे ही प्रोबेशन का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। समझ में आया? देखिए प्रोसेस क्या है यहां पर प्रोबेशन का। प्रोबेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले आपका कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन के बाद बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 कोर्ट आपको एट मैक्स 3 साल के प्रोबेशन पे रख सकती है। ठीक है, 3 साल के प्रोबेशन पे एट मैक्स आपको कोर्ट रख सकती है। इस बीच में आपके ऊपर सर्वेलेंस किया जाएगा और आपको सुपरवाइज किया जाएगा। सर्वेलेंस करने का पर्पस यहां पर क्या है कि आप इस टाइम पीरियड में, जब आपको प्रोबेशन पे छोड़ा गया है, इस टाइम पीरियड में जो भी आपका प्रोबेशन पीरियड है उस बीच में आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से आपका प्रोबेशन कैंसिल करना पड़े। इफ इन द केस आपने, मान लो कोर्ट ने 3 साल का प्रोबेशन का ऑर्डर पास किया है किसी कन्विक्टेड पर्सन पे, ठीक है, आप इस 3 साल में जो भी प्रोबेशन का ऑर्डर था उससे कंप्लाई कर लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई भी पनिशमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सपोज कोर्ट ने आपके ऊपर कंडीशन लगा के आपको प्रोबेशन पे रिलीज किया है 3 साल के, ठीक है, उस बीच में अगर उनमें से किसी भी कंडीशन को आपने ब्रीच कर दिया तो वहां पर कोर्ट आपको ओरिजिनल जो पनिशमेंट थी उसको फेस करने का ऑर्डर दे सकती है। इज दैट क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया ना प्रोबेशन क्या होता है। प्रोबेशन बेसिकली ये होता है कि हमने यहां पर कोर्ट को एक डिस्क्रिशन दिया है कि वो किसी इंडिविजुअल को प्रोबेशन पे रिलीज कर सकते हैं। प्रोबेशन पे रिलीज करने का यहां पे मतलब क्या है कि जब कोई इंडिविजुअल कन्विक्ट हो जाएगा तो रेदर देन उसको इम्प्रीजनमेंट अवॉर्ड करने के बजाय हम उसको एट मैक्स 3 साल के प्रोबेशन में रखेंगे। 3 साल के प्रोबेशन में रखने का मतलब क्या है कि उसको हम एक सुपरविजन में रखेंगे एंड उस पर कुछ कंडीशंस इंपोज करेंगे कि जब तुमको प्रोबेशन में रखा जा रहा है उस बीच में तुम पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, अलॉन्ग विद दैट तुम गुड बिहेवियर मेंटेन करोगे। एंड अगर तुम किसी भी कंडीशन को ब्रीच करते जो प्रोबेशन पे छोड़ते टाइम आपके ऊपर लगाया गया था तो हम आपको जो आपकी ओरिजिनल पनिशमेंट थी उसको फेस करने के लिए वापस बुला सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यूएस में ये बहुत ही प्रेवलेंट है प्रोबेशन पे छोड़ना। यूएस में जनरली इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड नहीं किया जाता है अगर कोई कोई यंग पर्सन है जिसके अगेंस्ट में एलिगेशन लगा था कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है एंड ही वाज फाउंड गिल्टी, ठीक है, या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन है तो जनरली उनको प्रोबेशन पे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और लाइक इसके रिगार्डिंग प्ली बार्गेनिंग भी होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है यूएस में, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई एक्यूज्ड है, ठीक है, कोई एक्यूज्ड है, उसने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है, वो मान रहा है कि उसने वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफेंस लॉयर होगा, ये यूएस में होता है, ठीक है, यहाँ भी होना चाहिए इंडिया में लेकिन प्रेवलेंट नहीं है क्योंकि इंडिया में लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। जो डिफेंस लॉयर होता है और जो प्रोसिक्यूशन लॉयर होता है ये लोग प्ली बार्गेनिंग में एंटर करते हैं। प्ली बार्गेनिंग में ऐसा होता है कि जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट में जाके अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जब उसको प्ली ऑफ गिल्ट दिया जाता है तो वो कहता है कि हाँ मैंने ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। तो प्ली बार्गेनिंग में होता है यहाँ पर ये है कि ये दोनों जो लॉयर्स होते हैं, डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन लॉयर, ये एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, ठीक है, दे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऐसा होता है कि एक्यूज जो है वो कोर्ट में जाके अपना जो उसने ऑफेंस कमिट किया है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, जो उसने ऑफेंस कमिट किया है वो उसको कोर्ट में जाके एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसकी पनिशमेंट वो होगी जो हम दोनों अभी मिलके एग्रीमेंट पे आ रहे हैं, जिस भी पनिशमेंट पे हम दोनों एग्रीमेंट पे आ रहे हैं वो उसको पनिशमेंट अवॉर्ड की जाए। तो यहाँ पे ये दोनों बैठ के बात करते हैं, डिफेंस लॉयर प्रोसिक्यूशन लॉयर, ये बैठ के बात करते हैं। फिर डिफेंस लॉयर एक सुझाव देता है कि इसको 10 साल के प्रोबेशन पे छुड़वा दीजिए रेदर देन पनिशमेंट अवॉर्ड करवाने के, ठीक है, और ये जाके कोर्ट में मान लेगा कि इसने वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्ली बार्गेनिंग। मैं आपको बताता हूँ रियलिटी जो यूएस कोर्ट्स की है वो ऐसी है कि यूएस कोर्ट्स में ना मैटर ट्रायल में बहुत ही रेयरली जाता है। ट्रायल से पहले ना वहाँ पे जो इंक्वायरी का स्टेज होता है वो बहुत बड़ा होता है और उस बीच में लाइक वो बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, ट्रायल तक मैटर पहुँचने नहीं देते हैं, ठीक है, बहुत रेयरली ट्रायल तक मैटर पहुंचता है। इंडिया में अगर आप देखेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को तो इंडिया में तो मैक्सिमम ऑफेंसेस जो होते हैं ना वो ट्रायल में ही जाते हैं, ट्रायल से पहले तो खत्म होता ही नहीं है, ठीक है। इसकी वैसे बहुत लाइक अगर देखा जाए तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत इंडिया में है कि इंडिया में ऐसा हो कि ट्रायल पे जाने से पहले ऑफेंसेस
जो हैं, जो भी लाइक जिसके लिए ट्रायल होने वाला है, उसके रिगार्डिंग लाइक कुछ भी करके उसको उसका ट्रायल तक मामला पहुंचे ही ना। ये इंडिया में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये होता कहाँ पे? यूएस में, जहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, खैर क्या कर सकते हैं, अब जो है सो है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो प्रोबेशन आपको समझ में आ गया ना, कि कन्विक्टेड पर्सन को कोर्ट जो है वो एक प्रोबेशन पीरियड पे रिलीज करता है। प्रोबेशन पीरियड पे जब उसको रिलीज करता है तो उस पर कुछ कंडीशन इंपोज करता है, एंड अगर वो पर्सन कंडीशंस को ब्रीच नहीं करता है तो वो हमेशा के लिए फ्री हो जाता है उस पर्टिकुलर ऑफेंस से। ठीक है, अब ये नहीं कि बाद में जाके वो कोई ऑफेंस कमिट करे तो उसके लिए हम उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए उसके ऊपर फिर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, और अगर प्रोबेशन पीरियड में वो किसी भी कंडीशन को ब्रीच करता है तो जो भी उसकी ओरिजिनल पनिशमेंट थी उसको फेस करने के लिए हम उसको कोर्ट में बुला सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आई होप आपको प्रोबेशन समझ में आ गया होगा कि प्रोबेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं एंड एक्ट नंबर को देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस पर्टिकुलर एक्ट का एक्ट नंबर पता होना चाहिए, विच इज एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। द प्रेसिडेंशियल असेंट टू दिस लेजिस्लेशन इज गिवन ऑन 16 मई। ठीक है, ये डेट आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्ट नंबर, प्रेसिडेंशियल असेंट, कुछ भी आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए वो आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं, तो आपकी मेमोरी तभी शार्प होगी जब आप एक ही चीज़ को कई बार रिवाइज करोगे। तो याद रखना, एक्ट नंबर 20 है। प्रेसिडेंशियल असेंट इस पर्टिकुलर एक्ट को मिला था 16 में 1958 को। आइए इसका प्रीएम्बल पढ़ते हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। तो प्रीएम्बल सिंपली यही कहता है कि इस एक्ट का पर्पस बस ये है कि किसी ऑफेंडर को यानी कन्विक्टेड पर्सन को या तो प्रोबेशन पे रिलीज करो या तो उसको ड्यू एडमोनिशन के बाद रिलीज कर दो। ड्यू एडमोनिशन का मतलब होता है लथाड़ना, डांटना। ठीक है, आप किसी को डांट के बस रिलीज कर दो या फिर उसको प्रोबेशन पे रिलीज कर दो ओरिजिनल पनिशमेंट अवॉर्ड करने के बजाय। इज दैट क्लियर? बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 9th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। आइए सेक्शन 1 पढ़ते हैं। दिस एक्ट may be called the Probation of Offenders Act 1958. It extends to the whole of India. It shall come into force in a state on such date as the state government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different parts of the state. अब इससे पहले हम लोग सेक्शन 1 की डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं। ठीक है, कुछ चीज़ें मेरे को आपसे डिस्कस करना है। जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, ठीक है, होप सो आपने थोड़ी बहुत ज्यूरिस्प्रूडेंस तो पढ़ी ही होगी सबने। जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे थियरीज ऑफ पनिशमेंट है। ठीक है, जैसे कि एक हो गया आपका रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, जिसे हम कहते हैं एन आई फॉर एन आई। मतलब अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में उसने ऑफेंस कमिट किया, विक्टिम, ठीक है, उससे हम उसको बदला दिलवाएं। तो दैट इज व्हाट रेट्रीब्यूटिव थियरी इज, एन आई फॉर एन आई। तुमने गलत किया, तुम्हारे साथ गलत हो। ठीक है, फिर होता है डेटरेंस थियरी। ठीक है, द नेक्स्ट इज डेटरेंस थियरी। वेट, ठीक है, डेटरेंस थियरी यहां पर ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर ऑफेंडर को पनिशमेंट अवॉर्ड करते हैं, एंड हम उसको पनिशमेंट इस पर्पस से अवॉर्ड करते हैं ताकि बाकी लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल बने और बाकी लोग उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने के बारे में ना सोचे। मतलब पनिशमेंट देने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो बाकी सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं हम उनको डेटर करें उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने से। ठीक है, एक हो गया रेट्रीब्यूटिव, एक हो गया डेटरेंस। देन देयर इज प्रिवेंटिव थियरी। ठीक है, प्रिवेंटिव थियरी। प्रिवेंटिव थियरी यहां पर यह होता है कि हम बेसिकली जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रिवेंट करना चाहते हैं फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स। ठीक है, और हम ये कैसे करेंगे? बाय डिसेबलिंग द क्रिमिनल्स फ्रॉम कमिटिंग फर्दर क्राइम। और कैसे उनको डिसेबल करेंगे? हम उनको पनिशमेंट देके। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कंपेंसेटरी थियरी। विच मीन्स कि हमारा पर्पस खाली पनिश करना नहीं है, हमारा पर्पस यहां पर यह भी है कि जो विक्टिम है
उसको प्रॉपरली कंपेंसेट किया जाए। इन द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमें विक्टिम को भूलना नहीं है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो विक्टिम है वो सफिशिएंटली कंपेंसेट हो। अगर विक्टिम को लाइक ऑफेंस की वजह से जितना नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल लॉस जितना हुआ है, वो उसको कंपेंसेट किया जाए। एंड एट लास्ट वी हैव रिफॉर्मेटिव थियरी। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये जितनी थियरीज आप पढ़ते हो, सारे के सारे थियरीज की एप्लीकेशन आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर क्रिमिनल लॉ के अंदर मिल जाएगी। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की, तो यहाँ पर आपको दो थियरीज एप्लीकेशन में मिलेगी। दो थियरीज का एप्लीकेशन है, एक है कंपेंसेटरी थियरी एंड द अदर वन इज रिफॉर्मेटिव थियरी। ठीक है, अब कंपेंसेटरी थियरी कैसे एप्लीकेशन में आएगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, एंड रिफॉर्मेटिव थियरी कैसे एप्लीकेशन में वो भी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट था कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो थियरीज ऑफ पनिशमेंट है, उसमें से दो थियरीज की एप्लीकेशन आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में मिलेगा। फर्स्ट इज कंपेंसेटरी थियरी एंड द अदर वन इज रिफॉर्मेटिव थियरी। ठीक है, नाउ व्हेन यू रीड सेक्शन 1, यहां पर ये क्या बोला हुआ है सबसेक्शन 3 के अंदर, It shall come into force in a state on such date as the state government may, by notification in the official gazette, appoint, and different dates may be appointed for different parts of the state. इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इवन दो प्रेसिडेंशियल असेंट इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को हमने 16 मई 1958 को दे दिया, लेकिन हमने ये पर्टिकुलर एक्ट कब किसी पर्टिकुलर स्टेट में फोर्स में आएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, 16 में 1958 को जब इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया, तो उसके बाद जो ये पर्टिकुलर बिल था ये लॉ में कन्वर्ट हो गया। ये बिल जो है ये एक एक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये लॉ बन गया। ठीक है, बट हमने जब सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 पढ़ा, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इवन दो जो ये पर्टिकुलर लॉ है इसको यूनियन गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया है, पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है, बट स्टिल हम इसको स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ रहे हैं कि उनको इस पर्टिकुलर लॉ को अपने स्टेट में कब इनैक्ट करना है, कब फोर्स में लाना है। ऐसा हमने क्यों किया, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 246 क्या कहता है। आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किन किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाने के लिए एम्पावर्ड हैं। वी रीड आर्टिकल 246 विथ शेड्यूल 7 of the Indian Constitution. In Schedule 7, you will find 3 lists: Union list, State list, and Concurrent list. ठीक है, 3 लिस्ट हमारे पास है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब यूनियन के हिसाब से यूनियन लिस्ट के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हुए यूनियन लिस्ट के अंदर, उसके ऊपर एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। जो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज इनैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ इनैक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ने ही किसी सेम सब्जेक्ट के ऊपर लॉ इनैक्ट किया है। ठीक है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ होगा, इट विल प्रिवेल ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ अब जो आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, इसको लेगिस्लेट किया गया है बाय वर्चू ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। इसको हम लोग लिस्ट 3 कह लेते हैं। लिस्ट 3 एंट्री 2। ठीक है, एंट्री 1 जो है इट डील्स विथ क्रिमिनल लॉज। ठीक है, कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही इंपावर्ड है बाय वर्चू ऑफ एंट्री 1 ऑफ लिस्ट 3 टू पनिश सर्टेन एक्ट्स एंड ओमिशन। ठीक है, मतलब वो लॉज इनैक्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ पनिशिंग सर्टेन एक्ट्स और ओमिशन। ठीक है, जो आपका एंट्री 2 है, इट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट बोथ टू मेक लॉज अपॉन क्रिमिनल प्रोसीजर।
ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 की, तो इसको इनैक्ट किया गया है बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री 2, ठीक है, बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब जो सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 है, ये क्या कहता है कि इवन तो यूनियन गवर्नमेंट ने 16 में 1958 को इस पर्टिकुलर लॉ को इनैक्ट कर दिया है, बट स्टिल हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया है कि वो इस पर्टिकुलर एक्ट को जब भी फोर्स में लाना चाहे अपने स्टेट में वो ला सकते हैं। समझ में आ गया आपको ये चीज़ कि सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हमने यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्रिशन क्यों दी है कि वो अपने हिसाब से इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को फोर्स में ला सकते हैं अपने स्टेट में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, जो राजस्थान है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारा राजस्थान एपीओ का एग्जाम है तो हमारे लिए यही डेट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को अपने स्टेट में फोर्स में लाया था 1 जनवरी 1962 को। बट अगेन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि यहां पर हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्क्रिशन क्यों दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, इसको प्रॉपरली इनैक्ट करने के लिए, प्रॉपरली फोर्स में लाने के लिए बहुत प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारे अथॉरिटीज को अपॉइंट करने की भी आवश्यकता है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ोगे कि सुपरविजन ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो जब ये एक्ट को इनैक्ट किया गया था, ठीक है, जब ये एक्ट जो है, जब ये पर्टिकुलर बिल जब लॉ बन गया था, दैट इज ऑन 16 मई 1958, तो उस टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे उन सबके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को अपने स्टेट में फोर्स में लाने के लिए। इसीलिए हमने उनके डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया कि जब भी वो चाहें इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को इन्फोर्समेंट दे सकते हैं अपने स्टेट में। बट अब अगेन एक सवाल आता है कि अगर मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर एक्ट को अपने स्टेट में इन्फोर्समेंट नहीं दिया, फोर्स में नहीं लाया, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर यानी प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को इन्फोर्समेंट नहीं दिया, फोर्स में नहीं लाया अपने पर्टिकुलर स्टेट में, तो क्या किसी इंडिविजुअल को देन प्रोबेशन या एडमोनिशन पे नहीं छोड़ा जा सकता? द आंसर इज नो। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं नो? बिकॉज अगर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट किसी पर्टिकुलर स्टेट में एक्टिव नहीं भी है, इसके बावजूद भी आपके पास है सेक्शन 361 सीआरपीसी स्लैश सेक्शन 401 बीएनएसएस। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, POOA कह दे रहे हैं इसको, अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट फोर्स में है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में सेक्शन 401 बीएनएसएस पिक्चर में नहीं आएगा। वहां पर अगर किसी को भी आपको प्रोबेशन या एडमोनिशन पे छोड़ना है तो आप प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को ही रेफर करोगे। बट किसी स्टेट ने अगर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को फोर्स नहीं दिया अपने स्टेट में, तो वहां पर जो कोर्ट्स हैं वो अभी भी सेक्शन 401 बीएनएसएस के अंदर एडमोनिशन पे और प्रोबेशन पे किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को छोड़ सकते हैं। समझ में आ गया आपको ये चीज? लेकिन जहां पर भी ये पर्टिकुलर एक्ट इनैक्टेड है, जहां पर भी ये पर्टिकुलर एक्ट को फोर्स दिया गया जिस भी स्टेट में, वहां पे 401 बीएनएसएस इनफ्रक्चुअस है, उसका कोई यूज नहीं है। क्यों? बिकॉज प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एक स्पेशल लॉ है। ठीक है, एक स्पेशल लॉ इन कंपैरिजन टू बीएनएसएस। बीएनएसएस के कंपैरिजन में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एक स्पेशल लॉ है। और ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी किसी जनरल लॉ में और किसी स्पेशल लॉ के अंदर कोई भी कंफ्लिक्ट आता है तो स्पेशल लॉ जो होता है वो प्रिवेल करता है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक फाइनल टाइम ये बात बता दे रहा कि जिस भी स्टेट में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट फोर्स में है, वहां पर इस एक्ट को यूज करके किसी इंडिविजुअल, किसी कन्विक्टेड पर्सन को एडमोनिशन या प्रोबेशन पे छोड़ा जाएगा। और जिस भी स्टेट में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को एक्सटेंड नहीं किया गया, फोर्स में नहीं लाया गया है, उस स्टेट में जो कोर्ट्स हैं वो सेक्शन 401 बीएनएसएस के अंदर अभी भी किसी को भी प्रोबेशन या फिर एडमोनिशन पे छोड़ सकते हैं। समझ में आ गया आपको ये चीज? ठीक है, तो हमने क्या क्या समझ लिया? हमने प्रोबेशन का डेफिनेशन समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि इट इज एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिला 16 मई 1958 को। ठीक है, राजस्थान में ये फोर्स में आया 1 जनवरी 1962 को। ठीक है, और सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 से हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को डिस्क्रिशन क्यों दिया है कि वो कब ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को अपने स्टेट में फोर्स में ला सकते हैं।
इज दैट क्लियर? नाउ सेक्शन 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन क्लॉज. इन दिस एक्ट unless the context otherwise requires, code means the code of criminal procedure. अब impliedly आप इसको BNSS भी मान सकते हो. Clause B, probation officer means an officer appointed to be a probation officer or recognized as such under section 13. Prescribed means prescribed by rules made under this act. Words and expression used but not defined in this act and defined in the CRPC 1898, that is like now 1973, shall have the meanings respectively assigned to them in that code. ठीक है. सेक्शन 2 के अंदर जितने भी डेफिनेशन आपके पास है मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 क्लॉज बी आपको पता होना चाहिए. बहुत ही बेकार डेफिनेशन है सेक्शन 2 के अंदर. ठीक है, बस आपको सेक्शन 2 क्लॉज बी पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रीवियसली आपके राजस्थान एपीओ के एग्जाम में पूछा गया है. तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर डिफाइंड है. अब आइए पढ़ते हैं एडमोनिशन का प्रोविजन, दैट इज सेक्शन 3. पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन. एडमोनिशन का मतलब क्या होता है? डांट के रिलीज कर देना. व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379, 380, 381 और सेक्शन 404 और 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड, और any offense punishable with imprisonment for not more than 2 years or with fine or with both under the Indian Penal Code or any other law, and no previous conviction is proved against him, and the code by which the person is found guilty is of opinion that, having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offense and the character of the offender, it is expedient so to do, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4, release him after due admonition. अब यहां पर क्या कह रहा है सेक्शन 3? सेक्शन 3 ये कहता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल गिल्टी पाया जाता है ट्रायल के दौरान ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस, ठीक है, या तो वो इन सेक्शंस के अंदर पनिशेबल है. कौन कौन सेक्शन में? सेक्शन 379, 380, 381, 404 एंड 420 ऑफ आईपीसी. या तो जिस भी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए वो गिल्टी पाया गया है, वो पर्टिकुलर ऑफेंस का जो पनिशमेंट है, इट इज नॉट मोर देन 2 years. द पनिशमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इज नॉट मोर देन 2 years, यानी कि 2 साल और उससे कम की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए. तो और आगे यहाँ पे क्या देखना है? और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको हमने कन्विक्ट पाया, जिसको हमने गिल्टी पाया है, उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए. ठीक है. एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन दैट, और जो कोर्ट है उसका ओपिनियन यहाँ पर ये है, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस. तो यहाँ पर कोर्ट का ओपिनियन, जो पॉजिटिव ओपिनियन फॉर्म हो रहा है, वो केस के सर्कमस्टांसेस को देख के हो रहा है, ऑफेंस की नेचर को देख के हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि किस प्रकार से उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट किया गया है. क्या वो ऑफेंस इंटेंशनली कमिट किया गया है, ठीक है, बदला लेने के लिए, या फिर वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया गया है फॉर दिस रीजन ओनली कि वहां पर बहुत ही एक्सपीडियंट था उस ऑफेंस को कमिट करना. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने चोरी की है, चोरी उसने इसलिए की है अपने माँ के लिए, वो मेडिसिन चोरी करने के लिए किसी मेडिकल शॉप में चला गया, और अगर वो मेडिसिन चोरी नहीं करता तो उसकी माँ की डेथ हो जाती. ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन है यहाँ पे. तो नेचर ऑफ द ऑफेंस भी देखना पड़ेगा. नेचर ऑफ द ऑफेंस का मतलब क्या है कि किस सर्कमस्टांसेस में उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट किया गया है. एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर. कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर का मतलब यहाँ पर क्या है कि उस पर्टिकुलर ऑफेंडर का पब्लिक में कैरेक्टर क्या है, पब्लिक का उसके प्रति ओपिनियन क्या है, पॉजिटिव ओपिनियन है कि नेगेटिव ओपिनियन है. इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू, और बहुत ही जरूरी है. ठीक है, क्या जरूरी है? Then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4, release him after due admonition. और कोर्ट को लगता है ये बहुत ज़रूरी है, तब notwithstanding यानी कुछ भी, किसी भी कानून में कुछ भी दिया हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रोबेशन पे भी नहीं छोड़ रहे, हम बस उसको डांट के ही छोड़ दे रहे हैं. अब देखिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को डालने का लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है. देखिए मैंने आपको ये चीज़, अच्छा अभी हमने बीएनएस पढ़ा नहीं है, बीएनएस मेरे को आपको करवाना है अभी अच्छे से. ठीक है, तो बीएनएस के अंदर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि नेसेसिटी जो होता है ना, वो एक गुड डिफेंस होता है. नेसेसिटी गुड डिफेंस मतलब क्या होता है कि आपने किस सर्कमस्टांस में, ठीक है, अगर नेसेसिटी के अंदर यानी ज़रूरत के अंदर अगर आपने उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट किया है, तो वो एक अच्छा डिफेंस होता है. वो ना आपके क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को इफेक्ट पहुंचा सकता है. मतलब वो कितना पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाएगा उसको डिक्रीज करवाया जाता है नेसेसिटी शो करके. ठीक है, तो
अब मान लो नेसेसिटी की कोई सिचुएशन में किसी ने इन पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर ऑफेंस कमिट किया, या फिर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसकी जो पनिशमेंट है दैट इज ईदर 2 years और लेस, ठीक है। नेसेसिटी में उसने वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया। अब यहाँ पर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आप जेल भेज के क्या हासिल कर लोगे? बताओ मुझे, क्या हासिल कर लोगे? जेल जाएगा, गलत एनवायरमेंट में रहेगा, गलत कंपनी में रहेगा, और क्या पता जेल जाके वो एक हार्डन क्रिमिनल बन के बाहर आ जाए। अभी तो वो सीधा साधा आदमी है और ज़रूरत की वजह से उसने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट कर दिया, ठीक है। आपने उसको जेल भेजा, सजा दिया, वहाँ पर लाइक वो असली क्रिमिनल्स के बीच में रह रहा है, उनकी कंपनी में रह रहा है, एंड वहाँ पर रह के वो एक एकदम हार्डन क्रिमिनल बन के बाहर निकल गया। तो कोई पर्पस सर्व हुआ यहाँ पे? कोई पर्पस सर्व नहीं हुआ। इसीलिए हमने यहाँ पर ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन को इनैक्ट किया है, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पर रिफॉर्मेशन है। हमारा पर्पस यहाँ पर ये है कि किसी ने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस अगर कमिट किया तो हम उसको रिफॉर्म करें, ना कि रिफॉर्म करने के बजाय उसको एक हार्डन क्रिमिनल बना दें। तो ये इसका लेजिस्लेटिव इंटेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमने सेक्शन 3 के अंदर क्या क्या समझा। ज़्यादा सेक्शंस में है नहीं, और हमारे एग्जाम में खाली सेक्शन 17 तक ही आ रहा है। एंड मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही रेफर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिए ये सफिशिएंट है। मेंस के लिए मैं कोई अलग लेक्चर डेडिकेट नहीं करूंगा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं सेक्शन 3 हमें क्या क्या बताता है। तो सबसे पहले सेक्शन 3 जो है, ये कोर्ट को इंपावर करता है कि वो किसी कन्विक्टेड पर्सन को आफ्टर ड्यू एडमोनिशन रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 3 के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस कवर्ड हैं, ठीक है। अच्छा, एडमोनिशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मल वार्निंग। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें लिख दे रहा हूँ। फॉर्मल वार्निंग, रेप्रिमांड और कॉशन given by the court to an offender. Offender का मतलब कौन है? Convicted individual, convicted person, coupled with advice not to repeat the offense in future. ठीक है, दिस इज वॉट वी मेंट बाय एडमोनिशन, ठीक है। तो सेक्शन 3 जो है वो कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो किसी कन्विक्टेड पर्सन को, किसी कन्विक्टेड ऑफेंडर को ड्यू एडमोनिशन के बाद भी रिलीज कर सकते हैं। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ एडमोनिशन। नाउ किन किन सिचुएशंस में कोर्ट एडमोनिशन पे रिलीज कर सकता है? सबसे पहले हमारे पास था सेक्शन 379 आईपीसी, विच करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 303 बीएनएस, ठीक है। ये क्या है? थेफ्ट एंड पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। ठीक है, अगला कौन सा है? सेक्शन 380 आईपीसी, विच करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 305 बीएनएस। दिस इज थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब क्या होता है? ऐसा घर जो रेसिडेंस के पर्पस से यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे फैमिली रहती है, रेसिडेंशियल पर्पस से जिस घर को यूज़ किया था उसे हम कहते हैं ड्वेलिंग हाउस। तो थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप। तो सेक्शन 380 आईपीसी पनिश करता है ऐसे चोरियों को जो कि कमिट किया गया हो एक ड्वेलिंग हाउस में, यानी कोई रेसिडेंशियल हाउस है वहाँ पर, या फिर कोई अगर पर्टिकुलर व्हीकल है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसमें चोरी की गई है, या फिर अगर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में चोरी किया गया है एक्सेट्रा इसके आगे, ठीक है। तो सेक्शन 380 इन सारे एक्ट्स को पनिश करता है। फिर है आपका सेक्शन 381 आईपीसी, विच करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 306 बीएनएस, ठीक है। ये आपको बीएनएस और आईपीसी दोनों के सेक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। दिस इज थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 404 आईपीसी, विच करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 315 बीएनएस, ठीक है। ये आपका क्या है?
डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 420 आईपीसी विच करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 318 बीएनएस। ठीक है, दिस रिलेट्स टू चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद और किन ऑफेंसेस में एडमोनिशन पे रिलीज किया सकता है? वेयर द पनिशमेंट इज नॉट मोर देन 2 years। ठीक है, और साथ ही साथ हमें और क्या क्या कंडीशन से कंप्लाई करना है और कौन कौन से कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना है रिलीज करने से पहले कन्विक्टेड पर्सन को? नो प्रीवियस कन्विक्शन, मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं होना चाहिए वो इंडिविजुअल, उसका पहला कन्विक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोर्ट का पॉजिटिव ओपिनियन होना चाहिए, कोर्ट्स पॉजिटिव ओपिनियन रिगार्डिंग character, nature of the offense, and circumstances of the case। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो कोर्ट किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को ड्यू एडमोनिशन के बाद रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसने इन पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर ऑफेंस कमिट किया है या फिर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट जो है वो 2 साल या उससे कम की है, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए 2 साल और कम की है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो उस इंडिविजुअल को ड्यू एडमोनिशन पे रिलीज कर सकता है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं, ड्यू एडमोनिशन पे रिलीज होने का आपका राइट नहीं है। इट इज नॉट योर राइट टू बी रिलीज आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट का अगर ओपिनियन है, यानी हमने यहाँ पे कोर्ट को अगर यहाँ पे हमने कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया है कि वो इन सर्कमस्टेंसेस में आपको ड्यू एडमोनिशन पे रिलीज कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा? पहला कि आप प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं हो। ठीक है, और कोर्ट का आपके प्रति पॉजिटिव ओपिनियन है रिगार्डिंग योर कैरेक्टर इन द सोसाइटी। ठीक है, नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच द ऑफेंस वॉज कमिटेड। इज दैट क्लियर? तो अगर ये जो अबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स है अगर ये फुलफिल हो जाते हैं तो उसके बाद कोर्ट जो है वो इनेबल्ड है आपको ड्यू एडमोनिशन पे रिलीज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ड्यू एडमोनिशन पे रिलीज होने का आपका राइट नहीं है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। ठीक है, और कोर्ट अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज तभी करेगा जब सेक्शन 3 के अंदर जो कंडीशंस दिए गए हैं उनसे आप कंप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन: फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, previous conviction against a person shall include any previous order made against him under this section or section 4। अगर आपको पहले ड्यू एडमोनिशन पे रिलीज किया गया है या फिर आपको अगर पहले प्रोबेशन पे रिलीज किया गया है तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि आप प्रीवियस कन्विक्ट हो। इवन दो आपको ड्यू एडमोनिशन पे रिलीज कर दिया गया, आपने पनिशमेंट फेस नहीं किया है, आपको प्रोबेशन पे रिलीज कर दिया गया, आपने पनिशमेंट फेस नहीं किया है, स्टिल हम आपको प्रीवियसली कन्विक्टेड के कैटेगरी में मानेंगे। चाहे आपको एडमोनिशन पे रिलीज किया गया हो पहले या चाहे पहले आपको प्रोबेशन पे रिलीज किया हो, हम आपको कन्विक्टेड पर्सन के कैटेगरी में मानेंगे। ठीक है, तो एडमोनिशन आपको क्लियर हो गया ना कि कब एडमोनिशन पे रिलीज कर सकते हैं। ये सारे सेक्शंस ध्यान रखिएगा, कंडीशंस ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो टेन्योर ऑफ पनिशमेंट है उसको भी ध्यान रखिएगा। अब सेक्शन 4 पढ़ते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। अब प्रोबेशन का पढ़ेंगे। सेक्शन 3 जो है वो कोर्ट को एम्पावर करता है ड्यू एडमोनिशन पे रिलीज करने के लिए, और सेक्शन 4 कोर्ट को एम्पावर करता है किसी भी इंडिविजुअल को प्रोबेशन पे रिलीज करने के लिए। ठीक है, व्हेन एनी पर्सन is found guilty of having committed an offence not punishable with death or imprisonment for life, and the court by which the person is found guilty is of opinion that now किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ट्रायल हुआ, ट्रायल में इट वॉज फाउंड आउट दैट द पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस विच मीन्स ही वॉज फाउंड गिल्टी। ठीक है,
लेकिन जिस ऑफेंस के लिए उसको हमने गिल्टी पाया है वो पर्टिकुलर ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। और जिस कोर्ट ने आपको गिल्टी पाया है उसके ओपिनियन में आगे, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस including the nature of the offense and the character of the offender, it is expedient to release him on probation of good conduct. Then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct he be released on his entering into a bond with or without sureties, to appear and receive sentence when called upon during such period, not exceeding 3 years as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behavior. तो अब आपका कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन आपका एक ऐसे ऑफेंस के लिए हुआ है जहां पे जो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है दैट इज नॉट लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी। लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी उस पर्टिकुलर ऑफेंस की प्रिस्क्राइब पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। अब आपका कन्विक्शन होने के बाद कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट का ओपिनियन यहां पर यह है कि ऑफेंस के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, नेचर ऑफ द ऑफेंस में अब लाइक ऐसा था, ठीक है, एंड आपका जो कैरेक्टर है पॉजिटिव है। उसके बाद कोर्ट को ये एक्सपीडियंट भी लगता है कि आपको रिलीज करना जरूरी है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे। तो क्या कह रहा है, द नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट, डायरेक्ट दैट ही बी रिलीज्ड ऑन हिज एंटरिंग इनटू अ बॉन्ड। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि कोर्ट जो है उसको हमने डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो पनिशमेंट देने के बजाय किसी इंडिविजुअल को रिलीज कर सकता है विद अ डायरेक्शन कि तुम एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करो, विच मीन्स या तो अपने पर्सनल बॉन्ड में एंटर करो या तो बेल बॉन्ड में एंटर करो और श्योरिटी को लेके आओ, ठीक है। टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड। और उस बॉन्ड और बेल बॉन्ड के अंदर हम ये कंडीशन डाल के रखेंगे कि जब आपको बुलाया जाएगा कि आपको अपने सेंटेंस को फेस करना है, आप आ जाओगे। देखो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम बॉन्ड या बेल बॉन्ड में कुछ कंडीशंस इंपोज करेंगे, ठीक है। अगर आपने उन कंडीशंस को ब्रीच किया तो हम आपको बुला के यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं कि जाके पनिशमेंट फेस करो। लेकिन अगर आपने वहाँ पर कंडीशंस को ब्रीच नहीं किया प्रोबेशन पीरियड में और प्रोबेशन पीरियड आपने फेस कर लिया तो आप फिर उसके बाद टोटली फ्री रह जाओगे। आपको उस पर्टिकुलर प्रोबेशन पीरियड में जो बॉन्ड में एंटर करवाया गया था उसके कंडीशन से अब कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है जब प्रोबेशन पीरियड एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। When called upon such period, not exceeding 3 years as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behavior। तो ये 3 साल का टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। इंडिया में प्रोबेशन पे एट मैक्स जो आपको रिलीज किया जा सकता है वो होगा 3 साल। 3 साल तक आपको पीस मेंटेन करना है एंड गुड बिहेवियर मेंटेन करना है। अगर आपने 3 साल तक गुड बिहेवियर और पीस मेंटेन करके रखा तो उसके बाद आपका जो प्रोबेशन है वो खत्म हो जाएगा और आप कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री हो जाओगे। जो भी कंडीशंस के साथ आपको प्रोबेशन पे रखा गया था अब आपको उन कंडीशन से भी कंप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अनलेस it is satisfied that the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction or in which the offender is likely to live during the period for which he enters into the bond। प्रोवाइजो जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है और ये कहता है कि कोर्ट तब तक किसी इंडिविजुअल को प्रोबेशन पे रिलीज नहीं करेगा जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि वो पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर कन्विक्ट पर्सन या उसका श्योरिटी उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता, उसके जुरिस्डिक्शन में रहता है। जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि उसके जुरिस्डिक्शन में वो कन्विक्टेड पर्सन या उसका कोई श्योरिटी रहता है, ठीक है, तब तक वो उसको प्रोबेशन पे रिलीज नहीं करेगा। या तो वो पर्टिकुलर पर्सन उनके जुरिस्डिक्शन में रहता है या तो वो कोई ऑक्यूपेशन यानी कोई धंधा करता है उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो कोर्ट उसको प्रोबेशन पे रिलीज कर देगा। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है तो कोर्ट उसको प्रोबेशन पे रिलीज नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज ये मैंडेटरी है। देखिए लिखा है ना, शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर और हिज श्योरिटी इफ एनी हैज ए फिक्स प्लेस ऑफ अबॉर्ड और रेगुलर ऑक्यूपेशन इन द प्लेस ओवर विच द कोर्ट एक्साइजेज jurisdiction or in which the offender is likely to live during the period for which he enters into the bond। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइजो ये कहता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को जिसको आपने कन्विक्ट किया है, जिसको आपने गिल्टी पाया है, उसको प्रोबेशन पे रिलीज मत करिए अनटिल एंड अनलेस आप सेटिस्फाइड हो जाए कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपके जुरिस्डिक्शन में रहता है
या तो आपके जुरिस्डिक्शन में कोई ऑक्यूपेशन कैरी ऑन करता है, या तो वो पर्टिकुलर कन्विक्टेड पर्सन, या तो उसकी श्योरिटी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको ये चीज प्रोवाइजो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न्ड इन रिलेशन टू द केस। जब आपको प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है तो आप एक प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रहते हो। तो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर आपके रिगार्डिंग कोई भी रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर के पास है तो कोर्ट बिना उस रिपोर्ट को कंसिडरेशन में लिए आपको प्रोबेशन पे रिलीज नहीं करेगा। देखिए क्या लिखा है, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर ऑफ प्रोबेशन द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न्ड इन रिलेशन टू द केस। ठीक है, तो अगर प्रोबेशन ऑफिसर के पास आपके रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट है तो जब अगर वो रिपोर्ट है, देखो लिखा है ना इफ एनी, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी ये है कि अगर रिपोर्ट है तो आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, अगर रिपोर्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट सबसेक्शन 1 में एंटर करके प्रोबेशन पे रिलीज कर दीजिए। लेकिन अगर रिपोर्ट है तो आपके ऊपर ये मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट के ऊपर कि आपको उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कंसिडरेशन में लेना है। ठीक है, एंड ओनली आफ्टर दैट ही आप प्रोबेशन का ऑर्डर पास कर सकते हो। बेसिकली क्या रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है जो कि सिर्फ कोर्ट देख सकता है। इस रिपोर्ट के अंदर पूरा जो जीवन कुंडली होती है ना एक्यूज्ड की, कन्विक्टेड पर्सन की, वो लिखी होती है। ठीक है, उस रिपोर्ट को पेरूज करके कोर्ट अपना सेटिस्फैक्शन ग्रांट कर सकता है कि इसको प्रोबेशन पे रिलीज करना है कि नहीं करना है। लेकिन आपको ध्यान ये रहे कि रिपोर्ट को कंसिडरेशन में मैंडेटरली सिर्फ तब लेना है जब वो रिपोर्ट तैयार करके दी गई हो। अगर रिपोर्ट नहीं तैयार है तो कोर्ट बिना उस रिपोर्ट को कंसिडरेशन में लिए भी किसी इंडिविजुअल को, कन्विक्टेड पर्सन को प्रोबेशन पे रिलीज कर सकता है। ठीक है, सबसेक्शन 3, when an order under subsection 1 is made, the court may, if it is of opinion that in the interest of the offender and of the public it is expedient so to do, in addition pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of a probation officer named in the order during such period not being less than 1 year as may be specified therein, and may in such supervision order impose such conditions as it deems necessary for the due supervision of the offender। क्या कह रहा है यहाँ पर? सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि प्रोबेशन का ऑर्डर पास करने के साथ साथ कोर्ट पैरेलली सुपरविजन का ऑर्डर भी पास कर सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, हम जब सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर प्रोबेशन का ऑर्डर पास करते हैं, ठीक है, तो प्रोबेशन के ऑर्डर में हम कुछ कंडीशंस इंपोज कर देते हैं कि आपको बस इन कंडीशन से कंप्लाई करना है। हम किसी भी ऑफिसर को आपके ऊपर सर्वेलेंस रखने का ऑर्डर पास नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है तो सबसेक्शन 3 उसको एम्पावर करता है कि वो साथ में सुपरविजन का ऑर्डर भी पास कर सकता है। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 प्रोबेशन के साथ में कोर्ट सुपरविजन का ऑर्डर भी पास कर सकता है। ठीक है, इस ऑर्डर के अंदर ये होगा कि एक सुपरविजन ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाएगा जो आपको सुपरवाइज करेगा और जो आपकी सर्वेलेंस भी करेगा। एक प्रकार सर्वेलेंस ऐसा होगा कि वो चेक करेगा कि आप सारे कंडीशन से कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखिए दोबारा पढ़ते हैं इसको। When an order under subsection 1 is made, the court may, if it is of opinion that in the interest of the offender and of the public it is expedient so to do। कोर्ट को यहाँ पर ये लगता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है पहली बात तो सुपरविजन ऑर्डर पास करने का, और कोर्ट को यहाँ पर ये लगता है कि ऑफेंडर के इंटरेस्ट में ही ये होगा कि हम एक सुपरवाइजरी ऑफिसर को अपॉइंट कर दें। ठीक है, और या तो पब्लिक के इंटरेस्ट में ये होगा कि एक सुपरवाइजरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए। इन एडिशन पास अ सुपरविजन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट द ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोबेशन ऑफिसर नेम्ड in the order during such period not being less than 1 year as may be specified therein, and may in such supervision order impose such conditions as it deems necessary for the due supervision of the offender। बेसिकली यहाँ पर ये है कि कोर्ट जो है वो प्रोबेशन के साथ में सुपरविजन का ऑर्डर पास कर सकता है। जो ये सुपरविजन ऑफिसर होगा इट विल बी अ प्रोबेशन ऑफिसर। अब सुपरविजन का ऑर्डर 2 कंडीशन में पास किया सकता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑफेंडर, benefit of the offender और for the benefit of the public। इन 2 सिचुएशंस में कोर्ट सुपरविजन का ऑर्डर प्रोबेशन के ऑर्डर के साथ में पास कर सकता है। ठीक है, प्लस जो ये सुपरविजन ऑर्डर होगा, ठीक है, इट शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम का ऑर्डर तो आपको पास नहीं करना है। इट शुड बी
इट कैन बी मोर देन 1 ईयर बट नॉट लेस देन 1 ईयर, ठीक है। लाइक आप इम्प्लाइडली ऐसे समझ सकते हो कि 1 साल से कम नहीं होना चाहिए और 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से लेके 3 साल के बीच में आप सुपरविजन ऑर्डर पास कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि कन्विक्टेड पर्सन के बेनिफिट में हम सुपरविजन ऑर्डर पास करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि देखो ऐसा पॉसिबल है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है वो कोई बहुत गरीब आदमी हो या कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट ना हो, ठीक है। तो जो सुपरविजन ऑफिसर होगा ना वो उसको हेल्प करेगा प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में, या फिर उसको अगर कोई भी और नीड है तो उसमें भी हेल्प कर सकता है सुपरविजन ऑफिसर। इसीलिए सुपरविजन ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट है ये कोई नेगेटिव अपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक पॉजिटिव अपॉइंटमेंट है। और अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में या फिर उस पर्टिकुलर कन्विक्टेड पर्सन के इंटरेस्ट में इट इज़ नेसेसरी कि एक सुपरविजन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए तो कोर्ट एक सुपरविजन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। इज दैट क्लियर? एक बार लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं। When an order under subsection 1 is made, the court may, if it is of opinion that in the interest of the offender and of the public it is expedient so to do, in addition pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of a probation officer named in the order during such period not being less than 1 year, as may be specified therein, and may in such supervision order impose such conditions as it deems necessary। तो supervision order में court like एडिशनल कंडीशंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। लाइक वहाँ पे वो सुपरविजन ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मैं प्रोबेशन पे रिलीज कर दूंगा तो तुम इसको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में हेल्प करो, ठीक है, फॉर द ड्यू सुपरविजन ऑफ द ऑफेंडर। देखिए सुपरविजन का मतलब यहाँ पर ये होता है गाइडेंस। जब हम कहते हैं हम किसी को सुपरवाइज कर रहे हैं मतलब कि हम उसको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है उसके पास एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 529 ऑफ बीएनएसएस भी यही बात कहता है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुपरवाइजरी अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम आपको गाइड कर सकते हैं एंड हम आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं, हम आपको सुपरवाइज कर सकते हैं अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो, ठीक है। तो सुपरविजन ऑफिसर का यहाँ पे पर्पस क्या है? सर्वेलेंस तो करना है कि आप लाइक देखते रहोगे कि वो कुछ गलत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लस आप उसको गाइड भी करोगे कि वो इंडिविजुअल सही रास्ते पे अपने जीवन में आगे बढ़ सके। समझ में आया? सबसेक्शन 4, द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल रिक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही इज रिलीज्ड to enter into a bond with or without sureties, to observe the conditions specified in such order and such additional conditions with respect to residents' abstention from intoxicants or any other matter as the court may, having regard to the particular circumstances, consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or a commission of other offences by the offender। यहाँ पर सेक्शन 4 ये कहता है कि जो कोर्ट सुपरविजन का ऑर्डर पास कर रहा है वो सबसेक्शन 3 के अंदर जो सुपरविजन का ऑर्डर पास कर रहा है, सुपरविजन के ऑर्डर को पास करने के साथ में जो वो कंडीशंस इंपोज कर रहा है उसके कंप्लायंस के लिए वो ऑफेंडर को बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवा सकता है। बस आपको इतना ही जानना ही सफिशिएंट है, ठीक है। सबसेक्शन 5, द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल explain to the offender the terms and conditions of the order and shall forthwith furnish one copy of the supervision order to each of the offenders, the sureties if any, and the probation officer concerned। जब कोर्ट सुपरविजन ऑर्डर पास कर रहा है तो सुपरविजन ऑर्डर के अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी कंडीशंस कोर्ट को जो ऑफेंडर्स हैं उनको समझाना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट जो श्योरिटीज़ है उनको समझाना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ एक कॉपी निकाल के लाइक उसकी कॉपी बना के सुपरविजन ऑर्डर की वो प्रोबेशन ऑफिसर को दे देंगे, श्योरिटी को दे देंगे एंड जितने भी ऑफेंडर्स हैं उनको दे देंगे। इज दैट क्लियर? तो सेक्शन 4 आपको क्लियर हो गया ना? आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगेन मैं आपको बता रहा कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो सेक्शन 4 में आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रोबेशन पे हम रिलीज कर सकते हैं बट इट मैक्स फॉर 3 ईयर्स। प्रोबेशन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको इम्प्रिजनमेंट फेस नहीं करना है, रेदर उसके बाद आप एब्सोल्युटली फ्री हो जाओगे। लेकिन प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर आप कंडीशंस को ब्रीच करते हो तो उसके बाद हम आपको इम्प्रिजनमेंट फेस करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि सुपरविजन ऑर्डर भी पास किया सकता है, सुपरविजन किया जाएगा बाय अ प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है। और जो सुपरविजन का ऑर्डर होगा इट शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर एंड इट कैन गो एट मैक्स ऑफ 3 ईयर्स। समझ में आ गया आपको ये चीज़? ठीक है, आइए सेक्शन 5 पढ़ते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपेंसेशन एंड कॉस्ट। द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 मे, इफ इट थिंक्स फिट, make at the same time a further order directing him to pay।
सेक्शन 3 एडमोनिशन पे, सेक्शन 4 प्रोबेशन पे अगर कोर्ट किसी भी इंडिविजुअल को रिलीज कर रहा है तो रिलीज करते टाइम कोर्ट एक पैरेलल ऑर्डर भी पास कर सकता है एंड ऑफेंडर को डायरेक्ट कर सकता है पे करने के लिए सच कंपेंसेशन एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल फॉर लॉस और इंजरी कॉज टू एनी पर्सन बाय द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस की वजह से जो भी विक्टिम को नुकसान हुआ है उसको कंपेंसेट करने का ऑर्डर कोर्ट पास कर सकता है। बी, सच कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल। प्रोसीडिंग में जितना भी कॉस्ट लगा है वो भी उस पर्टिकुलर ऑफेंडर से वसूला जा सकता है। तो सेक्शन 5 के अंदर कोर्ट जो है वो सेक्शन 3 एंड 4 के अंदर रिलीज्ड ऑफेंडर को कंपेंसेशन पे करने के लिए ऑर्डर कर सकता है। कोर्ट सेक्शन 5 के अंदर कंपेंसेशन पे करने के लिए ऑर्डर कर सकता है किसी रिलीज कन्विक्ट को आफ्टर ड्यू एडमोनिशन और ऑन प्रोबेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंपेंसेशन है ये विक्टिम को जाएगा एंड अलॉन्ग विद दैट ये जो देखिए यहाँ पे एंड यूज हुआ है और नहीं यूज हुआ है, तो एक तो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है विक्टिम को कंपेंसेट करने के लिए एंड साथ साथ कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि प्रोसीडिंग में जितना खर्चा हुआ है वो भी आप पे करो। जो भी प्रोसीडिंग में लाइक आपका पर्टिकुलर मैटर एडजुडिकेट करने में इतना खर्चा आया ना, जितना भी कॉस्ट आया वो भी आप पे करो। सबसेक्शन 2, the amount ordered to be paid under subsection 1 may be recovered as a fine in accordance with the provision of section 386 and 387 of the code। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है इसको एज ए फाइन भी रिकवर किया जा सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 386 एंड 387 ऑफ CRPC 1898। कोड का मतलब यहाँ पे क्या है, CRPC 1898 जो कि अब BNSS 2023 हो गया है। ठीक है, तो आप इसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन देख लेना क्योंकि CRPC 1898 है तो आई डोंट नो कि CRPC 1973 में क्या प्रोविजन होगा, फिर उसके बाद वही प्रोविजन ये BNSS में क्या होगा, तो आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि 386 एंड 387 जो है वो BNSS में किस पर्टिकुलर प्रोविजन से करस्पॉन्ड करता है। थर्ड, a civil court trying any suit arising out of the same matter for which the offender is prosecuted shall take into account any amount paid or recovered as compensation under subsection 1 in awarding damages। अब मान लीजिए सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर आपने एक सिविल केस भी किया है और एक क्रिमिनल केस भी किया है। क्रिमिनल केस में कोर्ट ने उस पर्टिकुलर कन्विक्ट पर्सन को ड्यू एडमोनिशन के बाद या तो प्रोबेशन पे रिलीज कर दिया, अलॉन्ग विद दैट कोर्ट ने कंपेंसेशन भी पे करने का ऑर्डर पास कर दिया सेक्शन 5 के अंदर। तो यहाँ पे अगर कंपेंसेशन पे करने का ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने और सिविल कोर्ट में भी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अगर कोई प्रोसीडिंग चल रहा है और सिविल कोर्ट अगर डैमेजेस अवॉर्ड कर रहा है, ठीक है, डैमेजेस आर बीइंग अवॉर्डेड बाय द सिविल कोर्ट, तो यहाँ पर जो सिविल कोर्ट है वो सेक्शन 5 के अंदर जो कंपेंसेशन विक्टिम को पे किया है उसको कंसिडरेशन में लेके ही डैमेजेस अवॉर्ड करेगा। समझ में आ गया आपको ये चीज। सेक्शन 6, restriction on imprisonment of offenders under 21 years of age। When any person under 21 years of age is found guilty of having committed an offense punishable with imprisonment but not with imprisonment for life, the court by which the person is found guilty shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied that having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offense and the character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or section 4, and if the court passes any sentence of imprisonment on the offender it shall record its reasons for doing so। अब सेक्शन 6 क्या कह रहा है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, हमने क्या पढ़ा कि ड्यू एडमोनिशन के बाद या फिर प्रोबेशन पर कोर्ट का रिलीज करने का डिस्क्रिशन है। कोर्ट सिर्फ ड्यू एडमोनिशन पे या फिर प्रोबेशन पे अपने डिस्क्रिशन पे रिलीज कर सकता है सर्टेन कंडीशंस को, सर्टेन सर्कमस्टांसेस को नजर में रखते हुए। लेकिन सेक्शन 6 क्या है, सेक्शन 6 यहां पर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 का एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 21 साल से, देखो क्या लिखा है, व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, अगर 21 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान है एंड ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, ठीक है, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, लेकिन जिस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए हमने उसे गिल्टी पाया है वहां पर उस पर्टिकुलर ऑफेंस का जो इम्प्रीजनमेंट है इट इज नॉट इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, तो यहां पर ये मैंडेटरी होगा कोर्ट के ऊपर कि अगर वो किसी 21 साल से कम उम्र के बच्चे को 21 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर वो गिल्टी पाते हैं तो यहां पर कोर्ट के ऊपर ये एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कि वो पहले कंसीडर करेंगे कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर रिलीज किया जा सकता है कि नहीं किया सकता। क्या लिखा है, व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रीजनमेंट
but not with imprisonment for life. The court by which the person is found guilty shall not sentence him to imprisonment. मैंडेटरी है कोर्ट के ऊपर कि वो उसको imprisonment के लिए सेंटेंस नहीं करेंगे unless it is satisfied that, having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offense and the character of the offender, it would not be desirable to deal with him under Section 3 or Section 4. बेसिकली सेक्शन 6 कोर्ट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन इंपोज कर रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल 21 साल से कम उम्र का है and he was found guilty of committing an offense which is not punishable with imprisonment for life, then the court mandatorily have to consider to enter into section 3 and 4. मतलब कोर्ट को यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, ऑफेंडर को, आप सेक्शन 3 एडमोनिशन के बाद या फिर सेक्शन 4 प्रोबेशन पर रिलीज कर सकते हो कि नहीं. और अगर कोर्ट का ओपिनियन यहाँ पर ये है कि इस पर्टिकुलर कन्विक्टेड पर्सन को, जो कि 21 साल से कम का है, सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंदर रिलीज नहीं किया जा सकता, ठीक है, और रैदर इसको इम्प्रिजनमेंट फेस करने के लिए भेजना आवश्यक है, तो यहां पर क्या होगा, कोर्ट को एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा. ठीक है, कोर्ट को एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा. तो यहां पर हमने सेक्शन 6 के अंदर क्या देखा कि अगर लेस देन 21 साल की उम्र का कोई इंडिविजुअल है, ही वॉज फाउंड गिल्टी, ठीक है, तो कोर्ट को यहां पर मैंडेटरली सेक्शन 3 एंड 4 को कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, ही वॉज फाउंड गिल्टी, यहां पर है गिल्टी, नॉट फॉर इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ. ही वॉज फाउंड गिल्टी बट नॉट फॉर एन ऑफेंस वेयर imprisonment ऑफ लाइफ इज प्रिस्क्राइब्ड एज ए पनिशमेंट. ठीक है, तो कोर्ट को मैंडेटरली कंसीडर करना पड़ेगा कि वो सेक्शन 3 या 4 के अंदर एंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. एंड अगर वो सेक्शन 3 एंड 4 के अंदर एंटर नहीं करते हैं तो उनको एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा इन दिस बिहाफ कि क्यों हम चाहते हैं कि ये 21 साल से कम उम्र का इंसान इंप्रिजनमेंट फेस करे और क्यों हम सेक्शन 3 एंड 4 के अंदर इसको ड्यू एडमोनिशन या प्रोबेशन पे रिलीज नहीं किए. समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं. फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इट सेल्फ whether it would not be desirable to deal under section 3 or section 4 with an offender referred to in subsection 1, the court shall call for a report from the probation officer and consider the report, if any, and any other information available to it relating to the character and physical and mental condition of the offender. क्या कह रहा है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6? ये कहता है कि अगर कोर्ट को ये सेटिस्फैक्शन बनाना है कि मुझे सेक्शन 3 या 4 के अंदर एंटर करना है कि नहीं करना है इस सिचुएशन में, तो कोर्ट यहां पर प्रोबेशन ऑफिसर से एक रिपोर्ट मांग सकता है कंसर्निंग दैट कन्विक्टेड पर्सन. ठीक है, अगर कोई भी ऐसा रिपोर्ट है तो मैंडेटरी है, अगर रिपोर्ट है तो आपको वो रिपोर्ट मंगवाना ही पड़ेगा. ठीक है, आपको रिपोर्ट मंगवाना ही पड़ेगा. और अगर कोर्ट के पास कोई और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिलेटिंग टू द कैरेक्टर एंड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर, तो उन सारे सिचुएशंस को कंसीडर करने के बाद कोर्ट या तो उसको इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड करेगा या तो सेक्शन 3 एंड 4 में एंटर कर जाएगा. ठीक है, सेक्शन 3 एंड 4 में एंटर करने के लिए कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि पहले वो मैंडेटरली एक रिपोर्ट मांगेगा फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर. इज दैट क्लियर? अगर वो रिपोर्ट है, इफ एनी यूज हुआ है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, इफ एनी यूज हुआ है, मैंडेटरी सिर्फ तभी बन जाता है अगर प्रोबेशन ऑफिसर के पास कोई रिपोर्ट है तो. इज दैट क्लियर? तो सेक्शन 6 में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी 21 साल से कम का इंडिविजुअल है एंड ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो यहां पर ये उसका एक राइट बन जाएगा कि सेक्शन 3 एंड 4 के अंदर उसको कंसीडर किया जाए. जनरली अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो सेक्शन 3 एंड 4 के अंदर आपको रिलीज करवा सेक्शन 3 एंड 4 को कंसीडर करवा पाना आपका राइट नहीं है. बट अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आप सेक्शन 3 एंड 4 को कंसीडर करवा सकते हो एज ए राइट. और अगर कोर्ट सेक्शन 3 एंड 4 में एंटर नहीं कर रहा है तो वहां पर कोर्ट को एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा, यानी कोर्ट को एक जस्टिफाइड ऑर्डर देना पड़ेगा कि क्यों उसने कन्विक्टेड इंडिविजुअल को, जिसकी उम्र 21 साल से कम की है, उसको प्रोबेशन पे या एडमोनिशन के बाद रिलीज नहीं किया. इज दैट क्लियर? ठीक है. 7. Report of probation officer to be confidential. The report of a probation officer referred to in subsection 2 of section 4 or subsection 2 of section 6 shall be treated as confidential. जो रिपोर्ट यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर प्रेजेंट करेगा कोर्ट के सामने अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, दैट रिपोर्ट मस्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल, मतलब उसको कोई भी पार्टी एज अ राइट देख नहीं सकती. प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में, इफ इट सो थिंक्स फिट,
communicate the substance thereof to the offender and may give him an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report. अब मान लो रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो एक नेगेटिव इंप्रेशन दे रहा है ऑफेंडर का, ठीक है, कोई नेगेटिव इंप्रेशन दे रहा है ऑफेंडर का, एंड लाइक वो नेगेटिव इंप्रेशन प्राइमा फेसाई जो दे रहा है ऑफेंडर का, कोर्ट को लगता है कि शायद ये झूठ हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई और सर्कमस्टेंसेस इन्वॉल्व थे, ठीक है, तो कोर्ट उस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि वो शो कॉज कर सकता है, उसको हम एविडेंस देने का मौका दे सकते हैं कि वो एविडेंस प्रोड्यूस करके रिपोर्ट में जो भी उसके बारे में नेगेटिव बात लिखी है उसको डिस्प्रूव कर सकता है, ठीक है. इज दैट क्लियर? सेक्शन 8, वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन. इफ ऑन द application of a probation officer, any court which passes an order under section 4 in respect of an offender is of opinion that in the interest of the offender and the public it is expedient or necessary to vary the conditions of any bond entered into by the offender, it may at any time at any time during the period when the bond is effective vary the bond by extending or diminishing the duration thereof. So, however, that it shall not exceed 3 years from the date of the original order or by altering the conditions thereof or by inserting additional conditions therein. ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अगर प्रोबेशन ऑफिसर एक एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में कि यहाँ पर जो ऑर्डर्स थे, जिस प्रोबेशन ऑर्डर्स को रिलीज किया गया, इसके कंडीशंस को चेंज करने की आवश्यकता है. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन कौन मूव करेगा, प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है, किस कोर्ट के सामने, जिस कोर्ट ने सेक्शन 4 के अंदर कन्विक्टेड पर्सन को प्रोबेशन पे रिलीज किया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑफेंडर इज ऑफ ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर. हाँ, नाउ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक, इट इज इंपॉर्टेंट कि जो प्रोबेशन का टाइम पीरियड है या तो उसको इंक्रीज कर दे. देखिए क्या लिखा है, टू वेरी द कंडीशंस ऑफ एनी बॉन्ड एंटर इनटू बाय द ऑफेंडर, इट मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव वेरी द बॉन्ड बाय एक्सटेंडिंग और डिमिनिशिंग द ड्यूरेशन देयरऑफ. तो यहाँ पे जो प्रोबेशन ऑफिसर एप्लीकेशन लगाएगा प्रोबेशन के ऑर्डर में चेंजेस लाने के लिए, तो चेंजेस यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का हो सकता है, या तो बॉन्ड का टाइम फ्रेम बढ़ा दिया जाएगा या तो बॉन्ड का टाइम फ्रेम घटा दिया जाएगा. हाउएवर एक्सेप्शन है यहाँ पर, मतलब एक आपके ऊपर हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, हाउएवर दैट इट शैल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, मतलब कि बॉन्ड जो है ना वो 3 साल के लिए एट मैक्स हम आपको एंटर करवा सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4. तो 3 साल से ज़्यादा का टाइम फ्रेम आपको नहीं इंक्लूड करना है. From the date of the original order by altering the conditions thereof or by inserting additional conditions therein. ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि आपको अगर प्रोबेशन ऑफिसर ने एप्लीकेशन लगाया है तो आप प्रोबेशन के पीरियड को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिमिनिश कर सकते हैं, लेकिन आप 3 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, प्लस आप उसमें कोई एडिशनल कंडीशंस इंपोज नहीं कर सकते. क्या लिखा है, that it shall not exceed 3 years from the date of the original order or by altering the conditions thereof or by inserting additional conditions therein. ठीक है, यहां पर क्या है कि आप वेरिएशन कर सकते हो खाली टाइम पीरियड का, या तो आप बॉन्ड के टाइम पीरियड को बढ़ा दोगे या तो आप बॉन्ड के टाइम पीरियड को घटा दोगे, लेकिन ये 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. प्लस उसमें जो पहले से आपने कंडीशन स्पेसिफाई किए हैं उसमें एडिशनल कंडीशन आप नहीं डालोगे. समझ में आ गया आपको? प्रोवाइजो, provided that no such variation shall be made without giving the offender and the surety or sureties mentioned in the bond an opportunity of being heard. इस वेरिएशन देखिए, अब यहाँ पे एप्लीकेशन कौन मूव कर रहा है, प्रोबेशन ऑफिसर. तो अगर बॉन्ड में आपको कोई भी चेंजेस इंट्रोड्यूस करने हैं, मतलब आपको या तो प्रोबेशन का टाइम बढ़ाना है या तो घटाना है, तो ये करने के लिए आपको पहले उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को बुलाना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि वो अपने साइड को भी प्रेजेंट कर सके. ठीक है, तो ये वेरिएशन जो है ये ऑफेंडर के एब्सेंस में नहीं होना चाहिए, उसके प्रेजेंस में ही होना चाहिए. क्लॉज 2, इफ एनी श्योरिटी refuses to consent to any variation proposed to be under subsection 1, the court may require the offender to enter into a fresh bond, and if the offender refuses or fails to do so, the court may sentence him for the offense of which he was found guilty. ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर कोई भी श्योरिटी सबसेक्शन 1 में वेरिएशन होने के बाद मना करता है कि अब मेरे को इस बॉन्ड का पार्ट नहीं बनना है, और जो ऑफेंडर है वो कोई नया श्योरिटी ढूंढ के नहीं ला पाता है, ठीक है, या फिर वो फ्रेश बॉन्ड में एंटर नहीं कर पाता, तो कोर्ट वहां पे क्या करेगा, जो उसकी ओरिजिनल पनिशमेंट थी उसके लिए उसको सेंटेंस कर देगा, मतलब फॉर विच ही वाज फाउंड गिल्टी. सबसेक्शन 3, notwithstanding anything herein before contained, the court which passes an order under section 4 in respect of an offender may, if it is satisfied on an application made by the probation officer that the conduct of the offender has been such as to make it unnecessary that he should be kept any longer under supervision, discharge the bond or bonds entered by him. Plus, देखिए सबसेक्शन 3 एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है, ये एक ओवर राइटिंग इफेक्ट दे रहा है. ये कह रहा है कि इवन दो हमने आपको बॉन्ड या
बेल बॉन्ड में एंटर करवाया था टू रिमेन अंडर प्रोबेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रोबेशन ऑफिसर एक एप्लीकेशन मूव करता है और कहता है कि अब इसको प्रोबेशन में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो कोर्ट उसको कंसीडर करके प्रोबेशन का जो टाइम था उसको कैंसिल भी कर सकता है एंड उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एब्सोल्युटली फ्री कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो सेक्शन 8 के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं प्रोबेशन ऑफिसर। कौन मूव करेगा? प्रोबेशन ऑफिसर। लेकिन और किस लिए मूव करेगा? वेरिएशन ऑफ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोबेशन, ठीक है। सिर्फ टाइम ड्यूरेशन के लिए, जो प्रोबेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है, खाली उसके वेरिएशन के लिए वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है, या तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए या तो घटाने के लिए, ठीक है। और अगर इसके ऊपर इसको कोर्ट कंसीडर कर रहा है बढ़ाना या घटाना, तो ये चीज कोर्ट ऑफेंडर के प्रेजेंस में ही करेगा। समझ में आ गया आपको ये चीज? ठीक है। सेक्शन 9, प्रोसीजर इन केसेस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। अब मान लो जिस बॉन्ड में आपको एंटर कराया गया था उसके कंडीशन से आप कंप्लाई नहीं कर पाए तो क्या होगा? इफ द कोर्ट which passes an order under section 4 in respect of an offender, or any court which could have dealt with the offender in respect of his original offense has reason to believe on the report of a probation officer or otherwise that the offender has failed to observe any of the conditions of the bond or bonds entered into by him, it may issue a warrant for his arrest, or may, if it thinks fit, issue a summons to him and his sureties, if any, requiring him or them requiring him or them to attend before it at such time as may be specified in the summons। तो अगर जो कोर्ट है जिसने सेक्शन 4 के अंदर प्रोबेशन का ऑर्डर पास किया था, अगर उसको एक प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मिलती है इस रिगार्डिंग कि जो ऑफेंडर है वो प्रोबेशन के कंडीशन से कंप्लाई नहीं किया है, ठीक है, रिपोर्ट मिली है अभी यहाँ पर, तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा? उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या तो उसके अगेंस्ट में वारंट इशू कर देगा या तो उसको समन्स भेज के कोर्ट में बुलाएगा। आगे देखते हैं। The court before which an offender is so brought or appears may either remand him to custody until the case is concluded, or it may grant him bail with or without surety to appear on the date which it may fix for hearing। मतलब अगर आपने प्रोबेशन के कंडीशन से कंप्लाई नहीं किया है और प्रोबेशन ऑफिसर इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक पूरी प्रोसीडिंग की जाएगी कि आपने किसी भी कंडीशंस का ब्रीच किया है कि नहीं किया है, आपने किसी भी कंडीशन का ब्रीच किया है कि नहीं किया है, इसके ऊपर एक प्रोसीडिंग की जाएगी, यानी कि हियरिंग होगी दोनों पार्टीज की, ठीक है। हाँ, अब जब आप कोर्ट में आओगे इधर थ्रू वारंट और समन, तो कोर्ट या तो आपको रिमांड पे भेज देगा, रिमांड इन टू कस्टडी, मतलब कि या तो आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा कोर्ट, या तो आपको वो बेल पे रिलीज कर देगा विद और विदाउट श्योरिटी, ठीक है। सबसेक्शन 3, इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस, मतलब हियरिंग के कंक्लूजन के बाद, इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर्ड इनटू बाय हिम, इट मे फोर्थविथ। सबसेक्शन 3 यहां पर यह कह रहा है कि अगर हियरिंग कंडक्ट करने के बाद कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऑफेंडर ने सच में किसी कंडीशन को ब्रीच किया है, तो वो यहां पे क्या कर सकता है कोर्ट? सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। ओरिजिनल ऑफेंस जो जिसके लिए लाइक उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए था उसके लिए उसको सेंटेंस कर सकता है। बी, वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, देन विदाउट प्रेजुडिस टू द कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द बॉन्ड, इम्पोज अपॉन हिम अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। अगर पहली बार उसने किसी कंडीशन को ब्रीच किया है, ठीक है, तो यहां पर कोर्ट क्या कर सकता है? उसके ऊपर 50 रुपीज का फाइन इंपोज कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा 50 रुपए, देखो भैया ये एक्ट जो है ना ये 1958 में आया था, ठीक है, और ये भी दिखाता है कि हमारा पार्लियामेंट कितना एक्टिव है रिगार्डिंग द लेजिस्लेशंस, ठीक है। तो 1958 में आया था, उस समय 50 रुपए की पेनल्टी स्टिपुलेट की गई थी, तो उस समय तो 50 रुपए बहुत ज़्यादा थे। आज के कंपैरिजन इट मस्ट बी अराउंड 50,000 रुपीज़। मैं थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, बट मेरे को लगता नहीं है कि इससे कुछ कम होगा, काफ़ी हद तक इतना पैसा तो रहा ही होगा 50 रुपये उस टाइम पे, ठीक है। तो 50, चलो 50,000 मत मान लो, 5,000 मान लो, चलो पाँच भी नहीं, चलो 15,000 मान लो, 15,000 के तो लगभग बराबर रहा ही होगा 50 रुपये उस टाइम पे, ठीक है। तो कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है? 50 रुपये का पेनल्टी इंपोज कर सकता है। अब आज के टाइम पे आपको ये बहुत कम लग रहा है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, एंड लेजिस्लेचर ने कभी भी इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया कि ये 50 रुपये का जो अमाउंट है इसको चेंज किया जाए। तो इससे ये भी पता चलता है कि लेजिस्लेचर कितना प्रोएक्टिवली, पार्लियामेंट कितना प्रोएक्टिवली अपने बनाए लेजिस्लेशन को पेरूज करता है। मेरे को लगता है बना के छोड़ देता है, बस देखता ही नहीं है। बस ये जो आपके जो मेजर क्रिमिनल लॉज है ना, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, खाली इसी पिंग का ध्यान रहता है। ये सब पर्टिकुलर लेजिस्लेशन ना सुप्रीम कोर्ट तक जाते नहीं है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इन लेजिस्लेशंस में कोई डायरेक्शन देता नहीं है तब तक पार्लियामेंट भी शांति से बैठा रहता है। ठीक है ना, फोर्स में रहने दो, फोर्स में 50 रुपये कोई अमाउंट होता है? मतलब आज के टाइम पे तो आप जाके दुकान से 50 रुपये मांग के कोर्ट में दे सकते हो, कोई उधारी आपको दे देगा 50 रुपये। क्लॉज 4, इफ अ पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर क्लॉज बी
of subsection 3 is not paid within such period as the court may fix, the court may sentence the offender for the original offense. मतलब अगर आपके ऊपर 50 रुपए का फाइन इम्पोज किया गया, पेनल्टी इम्पोज किया गया और आपको एक टाइम पीरियड दिया गया कि आपको इतने टाइम में 50 रुपए पे करने हैं और आप नहीं पे कर पाए, तो हम आपको जो आपका ओरिजिनल ऑफेंस था, जो भी उसके लिए इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब थी कन्विक्शन के बाद, ठीक है, वो उस इम्प्रिजनमेंट के लिए हम आपको ऑर्डर पास कर देंगे, ठीक है. प्रोविजन एज टू श्योरिटीज, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 122 टू लाइक 515 ऑफ द कोड शैल सो फार एज मे बी अप्लाई इन द केस ऑफ बॉन्ड्स एंड श्योरिटीज गिवन अंडर दिस एक्ट. छोड़ दीजिए इसको, 11 पे आ जाइए. कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिवीजन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन. Notwithstanding anything contained in the code or any other law, an order under this act may be made by any court empowered to try and sentence the offender to imprisonment, and also by the High Court or any other court when the case comes before it on appeal or in revision. तो यहाँ पर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का ऑर्डर पास करने का पावर सिर्फ ट्रायल कोर्ट के पास नहीं है. यहाँ पे अगर ये मैटर अपील में जाता है तो एपलेट कोर्ट भी सेक्शन 3 एंड 4 के अंदर ऑर्डर पास कर सकता है. अलॉन्ग विद दैट हाई कोर्ट भी ऑर्डर पास कर सकता है और रिविजनल कोर्ट भी यहाँ पर प्रोबेशन या फिर एडमोनिशन का ऑर्डर पास कर सकता है. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 और 4 is made by any court trying the offender, an appeal shall lie to the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the former court. ठीक है, मतलब अगर सेक्शन 3 या 4 के अंदर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है और जो दूसरी पार्टी है, जो एग्रीव पार्टी है, वो डिससेटिस्फाइड है इस पर्टिकुलर ऑर्डर से, ठीक है, तो वहाँ पर वो अपील कर सकते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्डर्स को चैलेंज करते हुए, ठीक है. और अपील जो है वो ऑर्डिनरली जिस भी कोर्ट को लाए करता है उसी के पास डाला जाएगा, चैलेंजिंग द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 3 एंड 4. Subsection 3. In any case where any person under 21 years of age is found guilty of having committed an offence and the court by which he is found guilty declines to deal with him under section 3 or section 4. 21 साल से कम उम्र का इंडिविजुअल गिल्टी पाया गया और कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया टू डील विद दैट इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 3 एंड 4 and passes against him any sentence of imprisonment with or without fine from which no appeal lies or is preferred. और कोर्ट ने सेंटेंस पास कर दिया, ठीक है. याद है ना इसमें क्या था सेक्शन 6 के अंदर कि 21 ईयर से कम उम्र का कोई इंडिविजुअल है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया तो आपको मैंडेटरली सेक्शन 3 एंड 4 को कंसीडर करना है. लेकिन जो वो ऑफेंस उसने कमिट किया है उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो फॉर लाइफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पर जो सबसेक्शन 3 है सेक्शन 11 का, ये कहता है कि अगर कोई 21 साल से कम उम्र का इंडिविजुअल है, ठीक है, उससे कोर्ट ने सेक्शन 3 एंड 4 में डील करने से डिक्लाइन कर दिया, ठीक है. अब क्या हुआ, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अपील प्रेफर नहीं की गई और ना ही, मतलब वो जो मैटर था वो इतना छोटा था ना कि उसके अगेंस्ट में अपील ला ही नहीं करता. मतलब कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसके अगेंस्ट में अपील जा ही नहीं सकता अपर कोर्ट में, ठीक है. देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड और एनी अदर लॉ, the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the former court may, either of its own motion or on an application made to it by the convicted person or the probation officer, call for and examine the record of the case and pass such order as thereon as it thinks fit. तो अगर मान लो ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 3 एंड 4 को कंसीडर नहीं किया 21 साल की उम्र वाले सिचुएशन में, तो यहाँ पे जो एपलेट कोर्ट है वो या तो सुओ मोटो या फिर बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कन्विक्टेड पर्सन या फिर बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन बाय द प्रोबेशन ऑफिसर ये कंसीडर कर सकता है कि उस 21 साल से कम उम्र के इंडिविजुअल को सेक्शन 3 या 4 के अंदर रिलीज करना था कि नहीं करना था. समझ में आ गया आपको ये चीज़, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे ये टर्म्स क्यों यूज हुए हैं, अपील लाइज और इज प्रेफर्ड. देखिए हम यहाँ पर इसको एक प्रकार से ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 इज एन एक्सेप्शन टू लिमिटेशन एक्ट. अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं कि आपका जो लिमिटेशन पीरियड था अपील प्रेफर करने के लिए, मान लो वो एक्सपायर हो गया, जो प्रिस्क्राइब पीरियड था लिमिटेशन एक्ट के अंदर अपील प्रेफर करने का वो मान लो एक्सपायर्ड हो गया, ठीक है. उसके बावजूद यहाँ पर जो एपलेट कोर्ट है वो एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा अगर 21 साल से कम उम्र के इंडिविजुअल को सेक्शन 3 एंड 4 के अंदर डील नहीं किया गया हो बाय द ट्रायल कोर्ट. क्या मतलब हुआ, आपका अपील का टाइम पीरियड खत्म हो गया है लेकिन स्टिल आप एप्लीकेशन लगा सकते हो एंड साथ ही साथ आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी लगाने की आवश्यकता नहीं अंडर सेक्शन 5. तो इम्प्लाइडली हम ये मान सकते हैं कि सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 इज एन एक्सेप्शन टू द लिमिटेशन एक्ट 1963. आगे देखते हैं. When an order has been made under section 3 or section 4 in respect of an offender, the appellate court or the high court in the exercise of its power of revision may set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offender according to law. तो अगर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के ऑर्डर को चैलेंज किया गया एपलेट कोर्ट में, तो एपलेट कोर्ट उस पर्टिकुलर ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है एंड ओरिजिनल ऑफेंस के लिए जो भी इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की गई थी उस इम्प्रिजनमेंट को फेस करने का ऑर्डर कोर्ट पास कर सकता है ऑफेंडर को.
provided that the appellate court or the high court in revision shall not inflict a greater punishment than might have been inflicted by the court by which the offender was found guilty. लेकिन जो यहाँ पे आपके appellate court है ये उससे ज़्यादा imprisonment award नहीं कर सकते जितना imprisonment trial court ने award किया था. ठीक है. Section 12, removal of disqualification attaching to conviction. Notwithstanding anything contained in any other law, a person found guilty of an offence and dealt with under the provision of section 3 or section 4 shall not suffer disqualification if any attaching to a conviction of an offence under such law. क्या बोल रहा है सेक्शन 12? सेक्शन 12 ये बोले, आपको पता होगा ना कि जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आप प्रीवियसली कन्विक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो. जैसे क्या होता है ना, कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका कोई प्रीवियस कन्विक्शन ना हो. अगर आपका कोई प्रीवियस कन्विक्शन होता है तो आपको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम गिविंग द एग्जामिनेशन. ठीक है, आप उस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हो अगर आप प्रीवियसली कन्विक्ट हुए हो किसी ऑफेंस के लिए. ठीक है, तो सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर आप कन्विक्ट हो भी गए हो और आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर अगर रिलीज कर दिया गया है तो जो भी डिस्क्वालिफिकेशन जनरली होते हैं ऑफेंस के साथ अटैच्ड, ठीक है, वो डिस्क्वालिफिकेशन आपके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे. इज दैट क्लियर? Provided that nothing in this section shall apply to a person who, after his release under section 4, is subsequently sentenced for the original offense. लेकिन जो सेक्शन 12 है इसकी एप्लीकेशन उन इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं होगा जिनको प्रोबेशन पे रिलीज किया गया था और उन्होंने क्या किया, अपने कंडीशंस को ब्रीच किया. कंडीशंस को ब्रीच करने की वजह से उनको जो ऑफेंस के लिए जो उनकी इम्प्रिजनमेंट थी वो फेस करना पड़ा. तब सेक्शन 12 का जो प्रोटेक्शन है वो आपको हम नहीं देंगे. तो सेक्शन 12 आपको समझ में आ गया ना कि जैसे आपको कोई डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कन्विक्शन, तो अगर आपको प्रोबेशन या एडमोनिशन पे रिलीज किया गया है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन आपको फेस नहीं करना पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर कहीं पर भी अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन है रिगार्डिंग कन्विक्शन, कंसर्निंग एनी कन्विक्शन. सेक्शन 13, प्रोबेशन ऑफिसर्स. अ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी a person appointed to be a probation officer by the state government or recognized as such by the state government. प्रोबेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, या फिर अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज बाय ए सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, कोई सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर. ठीक है, तो अगर किसी सोसाइटी ने कोई प्रोबेशन ऑफिसर दिया है और उसको स्टेट गवर्नमेंट ने अगर रिकॉग्नाइज किया है तो वो भी एक प्रोबेशन ऑफिसर कहलाएगा. इन एनी एक्सेप्शनल केस एनी अदर पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज फिट टू एक्ट एज ए प्रोबेशन ऑफिसर इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किसी भी इंडिविजुअल को अगर प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया कोर्ट के द्वारा तो वो भी सेक्शन 13 के वर्चू में प्रोबेशन ऑफिसर कहलाएगा. सबसेक्शन 2, a court which passes an order under section 4 or the district magistrate of the district in which the offender for the time being resides may at any time appoint any probation officer in the place of the person named in the supervision order. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बता दे रहा कि सेक्शन 4 के अंदर अगर किसी को प्रोबेशन पे रिलीज किया गया है तो किसी भी टाइम पे एक प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया सकता है या तो कोर्ट के द्वारा या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसके जुरिस्डिक्शन में वो पर्टिकुलर पर्सन जो प्रोबेशन पे है रह रहा हो. एक्सप्लेनेशन. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ प्रेसिडेंसी टाउन शैल बी डीम्ड, ये छोड़ दिए, ये एकदम इनफ्रक्चुअस प्रोविजन है इस समय. एक्सप्लेनेशन है. थर्ड पढ़ते हैं. अ प्रोबेशन ऑफिसर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट shall be subject to the control of the district magistrate of the district in which the offender for the time being resides. तो प्रोबेशन ऑफिसर किसके सुपरविजन के अंदर रहेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के, जुरिस्डिक्शनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के. ठीक है. सेक्शन 4, ड्यूटीज क्या क्या है प्रोबेशन ऑफिसर के? A, inquire in accordance with any directions of a court into the circumstances or home surroundings of any person accused of an offence with a view to assist the court in determining the most suitable method of dealing with him and submit reports to the court. Supervise probationers and other persons placed under his supervision and where necessary endeavor to find them suitable employment. Advise and assist offenders in the payment of compensation or cost ordered by the court. Advise and assist in such cases and in such manner as may prescribe persons who have been released under section 4 and perform such other duties as may prescribed. या पढ़ लीजिएगा, not very relevant. Section 15, probation officers to be public servant. तो जो probation officers होंगे, ठीक है, they will be deemed to be a public servant by virtue of section 21 of the Indian Penal Code. It is currently section 2 clause 28 of the भारतीय न्याय संहिता. ठीक है. Section 16, protection of action taken in good faith. No suit or other legal proceeding shall lie against the state government or any probation officer or any other officer appointed under this act in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or of any rules or orders made thereunder.
सेक्शन 17 पावर टू मेक रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पावर है टू मेक रूल्स, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट मे विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजीट मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोबेशन ऑफिसर के कंडक्ट के रिगार्डिंग, उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, रूल्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। सबसेक्शन 2 इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely किन किन चीज़ों के लिए रूल्स बना सकते हैं? Appointment of probation officer, the terms and condition of their service and the area within which they are to exercise jurisdiction, duties of probation officer under this act and the submission of reports by them, the conditions on which societies may be recognized for the purposes of clause B of subsection 1 of section 13, payment of remuneration and expenses to probation officers or of subsidy to any society which provides probation officer, and any other matter which is to be or may be prescribed. All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication and shall, as soon as may be after they are made, be laid before the state legislature. ये सब खाली रीड करने के लिए, ठीक है, इसमें आपको कुछ समझना नहीं है। बस सेक्शन 15 थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है दे विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड, विच इज करेंटली सेक्शन 2/28 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इतने ही सेक्शंस आपके प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाने वाले हैं, तो 18 और 19 आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो वी आर डन विद प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, एक ही लेक्चर में हो गया, मुझे लगा नहीं था कि हो पाएगा बट हो गया, सो अच्छी बात है ये बहुत, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, मैं सोच रहा हूँ पोक्सो पहले आपका करवा देता हूँ, ठीक है, पोक्सो और जेजे एक्ट ये दोनों हम लोग कर लेते हैं, एंड देन देयर आफ्टर हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो रेलेवेंट फैक्ट्स है वो कवर नहीं किया है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि पहले कुछ और माइनर लॉस कंप्लीट कर ले, ठीक है। देन देयर आफ्टर हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड भारतीय न्याय संहिता भी कर लेंगे। बिफोर आई विल ट्राई माई बेस्ट, बिफोर 15 अगस्त जितना भी पार्ट आपका प्रीलिम्स में आने वाला है वो मैं कवर कर दूँ, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड आई डिड जस्टिस टू दिस एक्ट, ठीक है। सो अगर समझ में आ जाती है चीज़ें यार तो थोड़ा कमेंट वगैरह में लिख दिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर समझ में आ गई चीज़ें, आपने बहुत अच्छा समझाया। मतलब एप्रिशिएशन नहीं चाहिए बट एटलीस्ट मुझे पता भी चलना चाहिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हो तो, ठीक है। अगर आप मेरे से कुछ सीखे हो, अगर मैंने आपको कुछ सिखाया है, अगर एज ए टीचर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाया है, लाइक आपको चीज़ें समझाने में सफल रहा हूँ, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।